नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार गुरनानी उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो क्या होते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट? जनरली जब हम पाइथन के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं तो उन प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। अब ये स्टेटमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे, कैसे इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा या इनका एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसा रहेगा, ये हमारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट उसका एग्जीक्यूशन डिसाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट? तो सबसे पहला जो यहाँ डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप रहेगा। यानी मान लेते हैं कि आपके प्रोग्राम के अंदर 10 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप आपने 10 स्टेटमेंट लिखे हैं, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करते करते हम 10 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। हर स्टेटमेंट अपनी लाइफ में एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा। सीक्वेंस या सीक्वेंशियल फ्लो कहलाता है। दूसरा होता है हमारे पास सिलेक्शन या कंडीशनल। किसी स्टेटमेंट को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर एग्जीक्यूट करना है। जैसे अगर हम एक बात करें मार्केट के अंदर डिस्काउंट जो होता है, अगर उस डिस्काउंट के ऊपर हम बात करें कि आपने अगर प्रोडक्ट 2000 रुपये से ज़्यादा खरीदा है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पे जो 10% का जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, आपने परचेसिंग कितने की है। अगर 2000 रुपये से ज़्यादा की अगर आपने परचेसिंग की है तो डिस्काउंट मिलेगा। यानी यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो किसी कंडीशन के ऊपर मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा वो किसी कंडीशन के ऊपर होगा। तो अब स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होना या ना होना किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं। तीसरा है हमारे पास लूपिंग या इटरेशन। किसी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ब्लॉक को हम एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। इन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अलावा हमारे पास दो और स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट इनको हम जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं। इनको हम जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं। बेसिकली ये लूप के अंदर यूज किए जाते हैं। अगर आपको लूप में किसी स्पेशल कंडीशन पे लूप से बाहर आना हो तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं, या किसी स्पेशल कंडीशन पे आपको लूप को कंटिन्यू करना हो तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इनको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे और इनको प्रैक्टिकली भी देखेंगे किस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है, किस तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का फ्लो और उनका एक फ्लो चार्ट सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद हम कोडिंग पे आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीक्वेंशियल फ्लो की, तो सीक्वेंशियल फ्लो के अंदर क्या होता है, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 10 स्टेटमेंट लिखे हैं। अभी यहाँ पे मैंने 3 स्टेटमेंट का फ्लो बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम जो होगा फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जब फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमारा कंट्रोल सेकेंड स्टेटमेंट पे पास किया जाएगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कंट्रोल थर्ड स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर फोर्थ पे, और इस तरह से एक एक करके प्रोग्राम के लास्ट स्टेटमेंट तक हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो फ्लो कहलाता है, यानी हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये सिक्वेंशियल फ्लो कहलाता है। फिर सेकंड जो है हमने देखा ब्रांचिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पे ब्रांचिंग या कंडीशनल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन को चेक करते हैं। अब किसी भी कंडीशन के दो रिजल्ट होंगे, या तो कंडीशन होती है ट्रू या फिर कंडीशन होगी फॉल्स। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो कौन सा स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है, ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कंडीशन अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट किया जाएगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब स्टेटमेंट ब्लॉक 1 या 2 इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कंडीशन के ऊपर। जैसे किसी स्टूडेंट का पास या फेल होना, अगर स्टूडेंट का पास और फेल होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके परसेंटेज के ऊपर। तो अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 36 या उससे अबव हैं तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास, और अगर परसेंटेज बिलो है तो वो क्या कहलाएगा, फेल। तो यहाँ पे पास और फेल के लिए कंडीशन क्या होगी, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो पास कहलाएगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो फेल कहलाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा।
दोनों ही एग्जीक्यूट ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और दोनों ही स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए ये भी नहीं होगा। या तो 1 होगा या 2 होगा, जो भी होगा उसके बाद हम थर्ड स्टेटमेंट पे आएंगे। तो ये होता है हमारा कंडीशनल फ्लो। इसके बाद हम बात करेंगे लूपिंग के अंदर। तो लूपिंग के अंदर किसी स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट, अगर हमें बार बार एग्जीक्यूट करना हो, मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना हो, तो हम लूपिंग स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन के अंदर सबसे पहले लूपिंग स्टेटमेंट में जाने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है। कंडीशन को चेक करते हैं। कंडीशन अगर ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर हमारे पास एक लूप वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा या उसकी वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे। तो वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट, कौन से, लूप वेरिएबल को। और उसके बाद हमारा जो कंट्रोल है वो पास होके वापस कंडीशन चेक करेगा उस लूप वेरिएबल की। फिर कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फिर लूप वेरिएबल को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे और फिर कंट्रोल वापस कंडीशन के पास आएगी। और ये चीज़ जो है वो बार बार रिपीट होती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन हो जाती है फॉल्स, जैसे ही हमारे पास कोई कंडीशन जो हो जाती है फॉल्स हो जाती है, तो हम उस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। लूप की बॉडी से बाहर आने का मतलब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब जो है हमारे पास रिपीटेशन, इटरेशन, ये रुक जाएगा। तो किसी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ब्लॉक को जब आप एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो, मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उन बहुत सारी वैल्यूज़ को आप प्रोसेस करना चाहते हो। जैसे अगर हम बात करें कि मुझे कोई एलिमेंट को सर्च करना है, तो मुझे एक एक करके सारे वैल्यूज़ को चेक करना पड़ेगा, या किसी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं उनको अरेंज करना है पर्टिकुलर किसी ऑर्डर के अंदर, तो हम लूप को यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के लूप को उन जगहों पे यूज़ किया जाता है जब आप किसी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हो। तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट, कौन से होते हैं हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट, और कौन से हमारे पास होते हैं जंप स्टेटमेंट। सीक्वेंशियल जो फ्लो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। आप जो स्टेप लिखते हो वन बाय वन वो सीक्वेंशियल फ्लो पे ही एग्जीक्यूट होगा। और अगर आपको कंडीशन या ब्रांचिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास इफ एल्स होते हैं। तो ये इफ एल्स कौन से स्टेटमेंट होते हैं, कंडीशनल। इफ एल्स, लैडर इफ एल्स, या इसको अपन एलिफ स्टेटमेंट भी कहते हैं पाइथन के अंदर। उसके बाद हमारे पास आते हैं व्हाइल और फॉर। ये दो लूपिंग स्टेटमेंट कहलाते हैं। ये दोनों कैसे स्टेटमेंट कहलाते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट कहलाते हैं। कौन सा, फॉर लूप और व्हाइल लूप। और ब्रेक और कंटिन्यू जो है हमारे पास ये जंप स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उनको हम इफ एल्स स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा होता है हमारे पास लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट, चौथा होता है हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स। अपन अभी बात कर रहे हैं प्रोग्राम के फ्लो पे, तो हम अभी प्रोग्राम के फ्लो पे डिस्कशन करेंगे। इफ एल्स को आगे डिटेल के अंदर हम और देखेंगे। लूपिंग के अंदर यानी किसी स्टेटमेंट ब्लॉक को मैं रिपीट करना चाहता हूं एक से ज़्यादा बार, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है। ये हमारे पास काउंटिंग लूप होता है, सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये हमारे पास कंडीशन के ऊपर अप्लाई होता है, यानी कंडीशन लूप होता है। पाइथन के अंदर डू व्हाइल लूप नहीं होता है। डू व्हाइल लूप जो है वो सी के अंदर आपने पढ़ा होगा या C++ में, जावा के अंदर। पर हमारे पास पाइथन में सिर्फ 2 ही टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। जंप स्टेटमेंट ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होता है। आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ी होगी, या अगर आपने C++ या जावा किसी में ही पढ़ा होगा, तो ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट सब में होते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे प्रोग्राम के फ्लो कंट्रोल कहलाते हैं। इफ एल्स, ब्रांचिंग या कंडीशन या सिलेक्शन, लूपिंग और व्हाइल लूप। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सीक्वेंशियल को। यहां पे देखते हैं, मैंने एक कोड का एग्जांपल लिया है और इसको प्रैक्टिकली भी अभी अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अपन डेफिनेटली करेंगे। तो यहां पे मैंने कोड लिखा है। अब कोड जब हम यहां पे लिखते हैं तो सबसे पहले ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा।
फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इस तरह से हमारे पास आप एक एक करके सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हुए चलेंगे। और ये हमारे पास है लास्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आके हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट टू लास्ट स्टेटमेंट। ये प्रोग्राम बेसिकली क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम बेसिकली दो नंबर को इनपुट ले रहा है। पहला जो नंबर है वो n1 के अंदर स्टोर हो रहा है, दूसरा जो नंबर है वो n2 के अंदर स्टोर हो रहा है। पहला जो हम इनपुट कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट हमने लिखा एंटर द फर्स्ट वैल्यू, फिर हमने लिखा एंटर द सेकंड वैल्यू। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, यानी यहाँ पे जो n1 के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर वैल्यू होगी, और जो n2 की वैल्यू है वो फ्लोट टाइप की रहेगी, यानी जिसमें डेसिमल पॉइंट वैल्यू आ सकती है, उनको अपन क्या कहते हैं, फ्लोट। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती हैं, जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर नहीं होती हैं। तो जैसे यहाँ पे n1 के अंदर हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर की है और n2 के अंदर हमने एक फ्लोट वैल्यू स्टोर की है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, n1 और n2 के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं एक एक करके सबको एग्जीक्यूट करता हूँ। चलो इसको अपन एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने इसके लिए एक कोड बना के रखा है, यहाँ पे हमने पाइथन के अंदर कोड लिखा है, जिसके अंदर हमने अभी मैंने जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है इसमें num1 और num2 वेरिएबल लिए हैं, और इस num1 num2 के अंदर अगर हम देखें इस num1 और num2 की अगर हम बात करें तो दोनों ही किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के हैं। पहला मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, फिर num1 की वैल्यू में से num2 को घटा रहा हूँ, फिर num1 और num2 दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर मैं num1 का डिवाइड num2 में कर रहा हूँ, यानी num1 के अंदर num2 का डिवाइड हो रहा है। तो यानी ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा, ये अपनी वैल्यू रेस्पेक्टिव वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और फिर हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये जो फ्लो देख रहे हैं, इसके अंदर हमने ना तो कंडीशन स्टेटमेंट को यूज़ किया है, ना हमने लूपिंग स्टेटमेंट को यूज़ किया है, ना हमने जंप स्टेटमेंट को यूज़ किया है। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा, तो ये हमारा सीक्वेंशियल फ्लो कहलाता है। इस प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है ये हमारा पाइथन आइडल है। हम कौन से इंटरप्रेटर को यूज़ कर रहे हैं, पाइथन आइडल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। पाइथन आइडल के अंदर जब हम कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद अगर मुझे इनको एग्जीक्यूट करना है तो हम कीबोर्ड से F5 की प्रेस करते हैं, या फिर यहाँ पे रन के अंदर मेन्यू पे जाके रन ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं F5 करूँगा तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे मैं दूंगा सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू। मान लेते हैं मैं फर्स्ट वैल्यू दे रहा हूँ 100, मैंने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू दे दी 100, एंड सेकेंड वैल्यू जो है मैंने दे दी, मान लेते हैं 15। तो पहला क्या होगा, एडिशन। सेकंड हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, यानी 100 में से 15 को घटाया जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाएगा। फोर्थ क्या था हमारे पास था डिवीजन। जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने वैल्यू को प्रिंट करने को कहा है उसी सीक्वेंस में होगी। पहले मैंने एडिशन कहा है, सब्ट्रैक्शन कहा है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है। जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने स्टेप लिखे हैं उसी सीक्वेंस के अंदर हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या आउटपुट आएगा। स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा, ऐसा नहीं है किसी भी स्टेटमेंट को कभी भी एग्जीक्यूट करा दिया जाए। जैसे मैं यहाँ से कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ गया। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर हम देखते हैं, तो आपको इस सीक्वेंशियल का बहुत सही से समझ में आ जाएगा। मैंने पहले एडिशन कहा, फिर सब्ट्रैक्शन कहा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसी सीक्वेंस को फॉलो किया। लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पहले एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, या पहले क्या प्रिंट हो, हमारे पास डिवीजन प्रिंट हो। तो मैं इसको सबसे पहले सबसे ऊपर स्टेटमेंट पे लिखता हूँ डिवीजन के लिए, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो, तो उसके बाद मैं यहाँ से चेंज करके यहाँ पे लिख दिया, और फिर मैंने लिख दिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब मैंने जिस सीक्वेंस के अंदर कोड किया है, जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं, उसी सीक्वेंस के अंदर आउटपुट आपका आएगा। यानी पहला डेफिनेटली डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। अभी जो इससे पहले जो हमने किया था उसके अंदर पहले क्या था,
हमने पहले एडिशन देखा था, फिर सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लाई देखा और डिवीजन देखा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस कोड के अंदर पहले डिवाइड कर रहे हैं, यानी मैं पहले डिवीजन को देखना चाहता हूँ। आपको कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले सेव करना पड़ेगा। मैं यहाँ से कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, हमारा कोड जो है वो सेव हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू मैं दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि मैंने दे दी 150 एंड सेकेंड वैल्यू मैंने दे दी 25। अब पहले डिवीजन हुआ है, फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ है, फिर एडिशन हुआ है और फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन हुआ है। जो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखे, जिस सीक्वेंस के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखे, उसी सीक्वेंस के अंदर हमारे पास एग्जीक्यूट या हमारे पास आउटपुट आया है। इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल फ्लो स्टेटमेंट, या हम कहेंगे स्टेप बाय स्टेप जो है हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, बॉडी ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अब बॉडी ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखते हैं। तो बात करेंगे कि अब अगर मैं इफ एल्स स्टेटमेंट या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को यूज करना चाहता हूँ, लूपिंग स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आपको क्या देना पड़ेगा, कंडीशन देनी पड़ेगी, है ना। अब मान लेते हैं कि मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैंने इसके अंदर यहाँ पे लिखा इफ, और उसके बाद मैंने दे दी कंडीशन। अब कितने स्टेटमेंट जो हैं वो इस इफ के अंदर आएंगे, यानी कंडीशन ट्रू होने के बाद कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, कितने स्टेटमेंट रहेंगे। तो यहां पे जो हमारे पास पुरानी लैंग्वेजेस हुआ करती थी, यानी अगर हम बात करें सी, C++ या जावा, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, मैं सी की बात कर रहा हूं, C++ की बात कर रहा हूं, या फिर जावा, इनकी बात कर रहा हूं, है ना। तो जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास पाइथन के पास है वो इनके पास भी थे, यानी हमारे पास जो फ्लो कंट्रोल होते हैं वो सब इनके पास भी होते हैं। लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट को यूज कर रहे हो, तो उनके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट रहेंगे और कौन से स्टेटमेंट उस कंडीशन से बाहर रहेंगे, उसके लिए इन्होंने बॉडी की डेफिनेशन दी थी। अब बॉडी क्या होती है समझिए। मैं ये जो कोड लिख रहा हूं, आप तीनों में से किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे इफ आपको यहां पे देनी होती थी ब्रैकेट में कंडीशन, उसके बाद आप यहां पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करते थे। अब यहां पे लिखा जाता था आपके स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ब्लॉक्स। तो मान लेते हैं कि मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट 1, फिर सेमीकोलन होता था, फिर स्टेटमेंट 2, फिर सेमीकोलन, और ऐसे करते करते आपको जितने भी स्टेटमेंट लिखने हैं वो आप स्टेटमेंट लिखते थे, और फिर ये बॉडी क्लोज हो जाती थी। अब ये जो बॉडी है ये डिसाइड करती थी कि इतने स्टेटमेंट जो हैं वो इस इफ के हैं, इस इफ के हैं, कहने का मतलब कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होंगे और कंडीशन फॉल्स हो गई तो इनको छोड़ना है। तो यानी कौन से स्टेटमेंट रहेंगे और कौन से स्टेटमेंट नहीं रहेंगे, वो बॉडी की डेफिनेशन या बॉडी डिफाइन होती थी। तो ये क्या कहलाता था, जो हम कर्ली ब्रैकेट लगाते थे, ये हमारे इफ की क्या कहलाती थी, बॉडी। जनरली जो तरीका होता था वो ये होता था कि जब भी आप किसी को बॉडी डिफाइन करते हो तो जितने भी स्टेटमेंट होंगे आप उसको थोड़ा स्पेस देके लिखोगे। यही सी ने कहा था, यही C++ ने कहा था, यही जावा ने कहा था। तीनों ने ही इफ एल्स या जितने भी हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर लूप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं फॉर लूप की बात करूँ, ये फॉर लूप इन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी होते थे और इनका थोड़ा अलग था सिंटैक्स। मैं बात करूँ फॉर लूप की, तो सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन मैं अभी शॉर्ट में लिख देता हूँ इनिट, फिर यहाँ पे कंडीशन, सेमीकोलन होता था, और फिर आपको जो इंक्रीमेंट करना है लूप वेरिएबल या डिक्रीमेंट करना है लूप वेरिएबल वो,
और उसके बाद यहां पे बनाई जाती थी बॉडी, और बॉडी बनाने के बाद जितने स्टेटमेंट आपको रिपीट करने हैं, बार बार एग्जीक्यूट करने हैं, वो आप यहां पे लिखते थे। तो मैं यहां पे अभी स्टेटमेंट ब्लॉक लिख देता हूं। मैंने यहां पे स्टेटमेंट ब्लॉक लिखा, यानी अगर आप इस लूप को एग्जीक्यूट कराओगे तो ये जो बॉडी के अंदर यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने स्टेटमेंट लिखे हैं, यही स्टेटमेंट बार बार रिपीट होंगे। तो ये किस में था? अगेन मैं बात कर रहा हूं C++, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। अब प्रॉब्लम कहाँ आती थी? प्रॉब्लम आती थी कि यहाँ पे जितने हमारे पास प्रैक्टिशनर्स होते थे या लर्नर्स होते थे, वो बॉडी लगाना भूल जाते थे, या बॉडी तो लगा दी, बॉडी लगाने के बाद भी क्या कहा जाता था कि भाई आप उसके अंदर जब आप बॉडी स्टार्ट करते हो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होंगे या जो बॉडी के अंदर वाले स्टेटमेंट है, आप कुछ स्पेस दे के लिखोगे, या इसको हम वहाँ पे भी इंडेंटेशन कहते थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती थी वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो मैं अब इसको क्लियर कर रहा हूँ और मैं प्रॉब्लम के ऊपर चलता हूँ। तो क्या कहता था स्टेटमेंट कि भाई जैसे मैंने ये कोड जो है ये जावा पे लिखा है, किसके ऊपर लिखा है? जावा पे मैंने ये कोड लिखा है। क्योंकि जावा के अंदर क्लास होना जरूरी है, फिर हमारे पास एक मेन फंक्शन होना जरूरी है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लूप को भी यूज कर रहा हूँ, फिर मैं इसके अंदर इफ एल्स सबको यूज कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बेटर था बॉडी बताना। तो यहाँ पे देखो ये इफ एल्स स्टेटमेंट है, ये system.out.print जो है ये जावा का एक प्रिंट स्टेटमेंट है और ये आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने इफ स्टेटमेंट की बॉडी डिफाइन की है, तो ये क्या कहलाती है? इफ स्टेटमेंट की बॉडी। और उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट होगा वो किसी थोड़ा स्पेस देके हम आगे लिखते हैं, यानी यहाँ पे भी इंडेंटेशन होता है। बॉडी जहां से ओपन हुई है उसी जगह पे हम क्लोज कर रहे हैं, उसी जगह मतलब उसी लाइन के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास इससे ऊपर हमने वाइल को यूज किया है, वाइल के अंदर इफ को यूज किया है, तो ये जितने भी इफ के स्टेटमेंट होंगे या जितने भी वाइल के अंदर जो लूपिंग स्टेटमेंट होंगे वो अंदर लिखे जाएंगे। और ये है हमारे पास वाइल की बॉडी। अब इस वाइल को भी हमने मेन फंक्शन के अंदर बनाया है, तो ये मेन फंक्शन की बॉडी। और इस मेन फंक्शन को हमने एक क्लास में बनाया है, तो ये क्लास की बॉडी। तो आप जो फंक्शन बना रहे हो, अगर आप लूप बना रहे हो, इफ एल्स बना रहे हो, तो उसकी बॉडी डिफाइन होती थी। और एक स्टेटमेंट तभी कंप्लीट माना जाता था जब आप उसके लास्ट में सेमीकोलन देते थे। हर एक प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन का होना भी जरूरी था, C++ जावा के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता था, स्टूडेंट को कहा था कि भाई यहाँ पे बॉडी बनाओगे, बॉडी बनाने के बाद आप जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा स्पेस देके अंदर लिखोगे, जिससे पता रहे कि ये स्टेटमेंट पर्टिकुलर इस कंट्रोल के अंदर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती थी? स्टूडेंट जो हैं ये इस तरीके से कोड करते थे। अब यहाँ पे कोड तो यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है, कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौन सा कंट्रोल के अंदर कौन से स्टेटमेंट है? क्या इस वाइल के अंदर ये इफ है या इस इफ के अंदर ये स्टेटमेंट ब्लॉक है? तो यहाँ पे बॉडी जो है वो एक लाइन के अंदर दे दी, कहीं पता नहीं पड़ रहा कि कौन से स्टेटमेंट के अंदर कौन से ब्लॉक्स हैं। तो ये जो तरीका होता था ये कहीं गलत करते थे। पाइथन ने कहा कि हम इस चीज़ को हटा देंगे, बॉडी के कंसेप्ट यानी जो कर्ली ब्रैकेट थे वो कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया। अब आपको इंडेंटेशन यानी स्पेस देना जरूरी हो गया। तो अगर तरीका तो ये था, जब आप कंट्रोल डिफाइन कर रहे हो, बॉडी होगी, इसके बाद आप थोड़ा स्पेस देके अंदर लिखोगे स्टेटमेंट, जिससे पता पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट इस इफ की बॉडी का है, ये इफ है वो इस वाइल की बॉडी का है, ये वाइल जो है वो इस मेन की बॉडी का है, ये मेन जो है वो इस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो ये सही तरीका होता था, और ये जो तरीका था हमारे लिए एक गलत तरीका था, गलत मेथड था, इसको नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, या इस तरह से हमें कोड नहीं यूज करना चाहिए। पर क्योंकि यहाँ पे गलती नहीं हुई है, बॉडी प्रॉपरली बनाई है, जितनी बॉडी ओपन की गई है उतनी बॉडी क्लोज की गई है, तो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो भी आउटपुट आएगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो भी आउटपुट डेफिनेटली आएगा। बट पाइथन ने क्या कहा
कि हम बॉडी के कॉन्सेप्ट को ही हटा देंगे। सही तरीका क्या था, आप कंट्रोल लिखोगे, स्पेस दोगे, इस स्पेस को मतलब 4 स्पेस काउंट लगभग होती है, तो इसको हम कहते थे इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन का मतलब है थोड़ा सा आप लेफ्ट की तरफ मूव करोगे, राइट की तरफ मूव करोगे और उसके बाद आप लिखोगे। तो अब पाइथन ने क्या दिया, कॉन्सेप्ट ही हटा दिया बॉडी का और नई चीज बताई कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडेंटेशन ही दोगे। अब इंडेंटेशन क्या है, मैं यहां पे कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, इफ कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूं पी कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, यहां पे एक कॉलन दिया जाता था। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 2000 से ज़्यादा है तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे एक इंडेंटेशन यानी स्पेस यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है लगभग 4 कैरेक्टर की स्पेस होती थी जिसको मैं इंडेंटेशन कहता हूँ। अब अगर आपने इंडेंटेशन दिए हैं तो वो इफ के बॉडी के पार्ट यानी इफ के अंदर स्टेटमेंट काउंट होंगे और वो डिपेंड करेंगे इस कंडीशन के ऊपर सारे के सारे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट सबसे पहले अमाउंट के लिए मैंने मान लेते हैं AMT वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू जो भी बिल था आपका या आपका जो भी बिल बना या प्रोडक्ट कॉस्ट जो है उसके अंदर आपको 10% का डिस्काउंट किया जाएगा। तो डिस्काउंट कैलकुलेट किया सबसे पहले, तो डिस्काउंट इक्वल टू बिल इंटू 0.10, ये 10% का डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर इसको बिल इंटू 10/100 लिखोगे तो भी एक ही बात है। फिर उसके बाद हमारे पास अमाउंट कितना देना पड़ेगा, मैंने लिखा अमाउंट इक्वल टू जो भी आपका बिल था उसमें से माइनस किया जाएगा डिस्काउंट। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक एक करके मैं सारी वैल्यूज को प्रिंट करा देता हूँ। मैं फाइनली अभी अमाउंट इक्वल टू अब क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 2000 से ज़्यादा हो गई, प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर 2000 से ज़्यादा है तो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, फिर उसके बाद आपका अमाउंट कैलकुलेट होगा और मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। अब ये चीज़ें कब होंगी, जब आपने 2000 रुपये से ज़्यादा का सामान खरीदा है। अगर 2000 से ज़्यादा का सामान नहीं खरीदा है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यानी ये 3 स्टेटमेंट हैं, ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, इस कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब 3 है, 2 है, 1 है, ये कैसे पता पड़ेगा, अगर आपने इंडेंटेशन यानी स्पेस दिया है इफ के बॉडी के अंदर, अगर आपने ये स्टेटमेंट लिखे हैं तो ये स्टेटमेंट इफ के पार्ट कहलाएंगे, अदरवाइज ये इफ से बाहर स्टेटमेंट कहलाएंगे जो उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, अपन प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और फिर हम इस चीज़ पे आगे बढ़ेंगे। तो ये है हमारे पास पाइथन के अंदर इंडेंटेशन। तो अभी इसको समझने से पहले हम पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक बार कोड लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे पाइथन आइडल स्टार्ट करता हूँ, ये हमारे पास पाइथन आइडल। अब यहाँ पे नया प्रोग्राम है, नए प्रोग्राम के लिए नई फाइल ओपन करनी होती है अगर आपको कोड करना है। ये हमारे पास होता है इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड के अंदर जो है आप कमांड देते हो, इमीडिएटली आपके पास आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरैक्टिव मोड है, पर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड के अंदर प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको एक नई फाइल ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ तो आप कंट्रोल N प्रेस करोगे, यहाँ से कंट्रोल के साथ N प्रेस करोगे तो एक नई फाइल आ जाएगी, अदरवाइज आपको फाइल मेन्यू में जाके न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली एक इफ एल्स को समझाना चाहता हूँ, एक कंडीशन इफ को समझाना चाहता हूँ, है ना। तो सबसे पहले अगर हम इफ की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हैश प्रोग्राम फॉर
कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ये हैश क्या है, ये किसी स्टेटमेंट को कमेंट में कन्वर्ट कर देता है। अब कमेंट क्या होता है, कमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो एग्जीक्यूट नहीं होता है, प्रोसेसर इस चीज को नहीं पढ़ेगा। ये सब आपको दिख रहा है, ये रेड कलर में शो होगा और उसके आगे क्या लिखा रहेगा, हैश लिखा रहेगा, ठीक है। यानी ये जो हैश है ये इस प्रोग्राम, ये एक क्या हो गया हमारे पास कमेंट, आपको दिखेगा आप क्या कर रहे हो या आपने किस चीज के लिए ये कोड किया है वो पता रहेगा। बट ये जो स्टेटमेंट है प्रोसेसर नहीं पढ़ेगा, या यहाँ पे इंटरप्रेटर जो है हमारे पाइथन आइडल का वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैंने ये सब हैश के लिए यानी कमेंट के लिए बताया। तो ये हमारे पास क्या है, कमेंट है, सिंगल लाइन ही कमेंट है, जितनी लाइन को आपको कमेंट करना हो हर लाइन के आगे आपको हैश लगाना होगा। अब मैं यहाँ पे कोड करना चाहता हूँ। अब कोड किस बात का, सिंपल सी बात है, अगर हम बात कर रहे हैं या तो स्टूडेंट डिस्काउंट की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो वेरिएबल चाहिए, एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, एंड सेकंड जो थिंग है हमारे पास डिस्काउंट। तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट के लिए एक वेरिएबल DIS, वेरिएबल का नाम जितना छोटा हो उतना सही रहता है। वेरिएबल नेम के अंदर आप कीवर्ड, वेरिएबल नेम एज ए कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हो। सेकंड थिंग, वेरिएबल नेम के अंदर आप कभी भी स्पेशल सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते हो, @ डॉट या किसी भी स्पेशल सिंबल को, डॉलर का साइन जो होता है उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। थर्ड थिंग, वेरिएबल नेम जो है उसमें कभी भी आप स्पेस को यूज़ नहीं कर सकते हो। ये सब वेरिएबल नेमिंग रूल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट की इनिशियल वैल्यू, डिस्काउंट अभी सबके लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा। डिस्काउंट क्या रहेगा, सबके लिए 0 रहेगा। डिस्काउंट एक्टिव कब होगा, जब आपने प्रोडक्ट है वो 2000 रुपये से ज़्यादा का खरीदा है तो, है ना। तो अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट, तो मैंने यहाँ पे पी कॉस्ट, जब भी आप वेरिएबल नेम डिसाइड करो ना तो लगभग आप किस चीज़ के लिए वेरिएबल बना रहे हो उससे मिलता जुलता नाम शॉर्ट में होना चाहिए। जब प्रोग्रामर उस चीज़ को पढ़े तो उसको पता पड़ जाए, अच्छा मैंने ये वेरिएबल इसलिए यूज़ लिया था। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम यूज़ कर सकते हो एज अ वेरिएबल नेम। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट, अब अगर मैं यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ स्टेटमेंट, इनपुट एंटर द प्रोडक्ट कॉस्ट, आप अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट इनपुट कीजिए। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट जो इनपुट कर रहा हूँ ये सिंपल इनपुट स्टेटमेंट है, और पाइथन के अंदर सिंपल इनपुट स्टेटमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू तो स्टोर करवाएगा, लेकिन उसका फॉर्मेट या वैल्यू का जो टाइप रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग रहेगा, है ना। यानी उसके ऊपर हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग का मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, वो नंबर को भी एज ए कैरेक्टर पढ़ेगा। तो मुझे न्यूमेरिक वैल्यू ही चाहिए, यानी यहाँ जिसके ऊपर मैं कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकूँ। तो मुझे जो यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट आया है इसको पर्टिकुलर किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास नंबर के लिए कौन से फॉर्मेट है, नंबर के लिए इंटीजर है हमारे पास, या फिर फ्लोट है, डबल है। तो ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स होते हैं जिनके ऊपर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं जो इनपुट हो रहा है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। फ्लोट मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर की जा सकती है, तो उसको हम फ्लोट कहते हैं। तो जो भी वैल्यू इनपुट की जाएगी उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैं उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई। अब डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट क्या है, 0, ठीक है। और 0 तब तक रहेगा जब तक प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 2000 रुपये से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्वांटिटी की, कितने क्वांटिटी खरीदें तो वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे इफ एल्स समझाना है तो मैं यहाँ पे सिंपल इफ़ को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़, इस इफ़ के बाद मुझे क्या देना होता है, कंडीशन देनी होती है। क्या देना होता है, कंडीशन। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ। अब कंडीशन के अंदर कंडीशन क्या देनी है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट 2000 या उससे ज़्यादा हो। तो प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए वेरिएबल नेम क्या है, पी कॉस्ट। अब वैल्यू पी कॉस्ट के अंदर ही स्टोर हुई है तो मैं इसी को ही यूज़ करूंगा। आप वेरिएबल नेम को अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे पी स्मॉल लिखा है, यहाँ कैपिटल लिखा है, यहाँ नाम, अगर यहाँ कॉस्ट दूसरी दे रहे हो, जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराई है उसी वेरिएबल नेम को हम यहाँ यूज़ करेंगे।
तो मैं लिख रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2000। अगर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 2000 रुपये से ज़्यादा है, अगर 2000 रुपये से ज़्यादा है तो डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेंटेशन मुझे मिलेगा ऑटोमेटिकली। और अगर मैं यहाँ पे कॉलन नहीं लगाता हूं तो मैं जो भी लिखूंगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्काउंट इक्वल टू, तो यहाँ पे डिस्काउंट इक्वल टू और मैंने लिखा जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट है उसका 10%, तो 10% ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट, तो ये स्टेटमेंट क्या इफ़ का पार्ट है या इफ़ कंडीशन ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? तो आंसर है नहीं होने वाला। कारण क्या है? क्योंकि ये स्टेटमेंट इफ़ की बॉडी का पार्ट ही नहीं है। अगर ये इफ़ की बॉडी का पार्ट बनाना है तो आपको इससे पहले क्या देना होगा? इंडेंटेशन। पहले अपन इफ़ के स्टेटमेंट को सही कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना होता है? इफ़, और उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद आपको लगाने होते हैं कॉलन। अब अगर यहाँ पे आप कॉलन प्रेस करते हो तो जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेंटेशन उसको डेफिनेटली मिलने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे अब अगर एंटर प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे हमें कुछ स्पेस मिल जाएगी। ये लगभग 4 कैरेक्टर की स्पेस होती है। तो 4 कैरेक्टर की स्पेस जो देते हैं वो उसके इंडेंटेशन का वर्क काम होता है। अब हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया। अब मैं यहाँ से बाहर आना चाहता हूँ, यहाँ से बाहर आना चाहता हूँ, मतलब इफ़ की बॉडी से बाहर आना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली बैक स्पेस प्रेस करूँगा, मैं इफ़ की बॉडी से बाहर आ गया। अब बिल कितना बनेगा? तो बिल के लिए मैंने वेरिएबल बना दिया, बिल इक्वल टू कितना प्रोडक्ट कॉस्ट था, जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट था उसमें से डिस्काउंट अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पी कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट पूरा नहीं लिखेंगे, DIS लिखेंगे। तो अब जो भी जितने का भी सामान खरीदा उसमें डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद मैं वैल्यूज को प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंट प्रोडक्ट कॉस्ट इक्वल टू पी कॉस्ट नाम था वेरिएबल का। अब उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कि डिस्काउंट कितना मिला, है ना। तो वो भी प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट डिस्काउंट इक्वल टू DIS जो हमारा वेरिएबल था वो था, प्रिंट टोटल अमाउंट इक्वल टू, और फिर ये जो था हमारे पास बिल में इतना आपको पे करना है। तो हमने ये कोड लिखा। अब बताओ इफ़ के अंदर कितने स्टेटमेंट है? सिर्फ एक। कौन सा? डिस्काउंट इक्वल टू पी कॉस्ट मल्टीप्लाई 0.10, ये 10% डिस्काउंट निकाल रहा है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले प्रोग्राम का सेव होना बहुत ज़रूरी है। तो सेव करने के लिए मैं Ctrl+S प्रेस करता हूँ। प्रोग्राम सेव होने के लिए आपको प्रोग्राम का कोई नाम, उसके बाद .py, नहीं लगाओगे py तो भी बाय डिफ़ॉल्ट py में से होगा। py क्या है? एक्सटेंशन है पाइथन प्रोग्रामिंग का। यहाँ पे पहले से बहुत सारे प्रोग्राम बने हुए हैं, सबका एक्सटेंशन py है। तो मैं यहाँ पे dis.py और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो सबसे पहले ये क्या मांगेगा आपसे? ये मांगेगा आपसे कि भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट इनपुट कीजिए। हम इनपुट करा रहे हैं, और आप फ्लोट में करा सकते हो, यानी आप डेसिमल पॉइंट वैल्यू भी दे सकते हो। उसके बाद ये क्या कर रहा है? चेक कर रहा है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। क्या कर रहा है? प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 2000 से ज़्यादा है तो डिस्काउंट ये कैलकुलेट करेगा, अदरवाइज ये डिस्काउंट कैलकुलेट ही नहीं करेगा। डिस्काउंट की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए हम F5 की प्रेस करते हैं। कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की होती है सबसे ऊपर फर्स्ट रो पे। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे F5 की प्रेस की तो यहाँ से मुझे पूछ रहा है एंटर द प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है? आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है वो कितने रुपए का है? मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1550 रुपए का मैंने प्रोडक्ट खरीदा है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो सोचिए जो हमने कंडीशन लिखी थी वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि भाई अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट 2000 रुपये से ज़्यादा होगा तो डिस्काउंट मिलेगा। ये वैल्यू जो है क्या 2000 रुपये से ज़्यादा है?
तो आंसर है नहीं, ये वैल्यू 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। 1550 रुपये जो है वो 2000 से कम है। तो क्या डिस्काउंट मिलना चाहिए? आंसर है नहीं, डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट आया 1550, 1550, डिस्काउंट कितना आया? 0। यानी यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट नहीं किया गया। टोटल अमाउंट कितना आया हमारे पास? 1550 ही आपको पे करने हैं। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ प्रोग्राम के ऊपर और फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। कंडीशन पे ध्यान देना, प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो 2000 रुपये या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट किया और उसके बाद मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट अब जो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, जो हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट है वो 2200 रुपये का हमने कोई एक प्रोडक्ट परचेज किया है। क्या इसकी कॉस्ट 2000 रुपये से ज़्यादा है? जी हाँ, इसकी कॉस्ट जो है वो 2000 रुपये से ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट 2000 रुपये ज़्यादा है तो डिस्काउंट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा हमको? इस प्रोडक्ट का जो हमने परचेज किया है, प्रोडक्ट कॉस्ट जो है उसका 10%, तो इसका 10% निकाला जाएगा और उसके बाद हमें इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है? 2200 रुपये का प्रोडक्ट है। डिस्काउंट कितना मिला? 220 रुपये का। टोटल अमाउंट कितना हमको पे करना है? 1980 रुपये हमें पे करना है। तो ये है हमारा एक सिंपल इफ। कौन सा है? सिंपल इफ। इसमें एल्स पार्ट नहीं है, इसमें एल्स पार्ट नहीं था। अब यहाँ पे हम देखें, जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, तो यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है इसके अंदर इफ के अंदर कितने स्टेटमेंट है? इफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, ये वाला जो हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमारे पास इफ के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट है। क्या ये स्टेटमेंट इफ की बॉडी के अंदर है? ये स्टेटमेंट इफ की बॉडी के अंदर नहीं है। चलो इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर 2-3 स्टेटमेंट ऐड कर देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे जो बिल की कॉस्ट है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें कि तो हमारे पास ये बिल है, ये भी मैं इसी स्टेटमेंट के अंदर दे देता हूँ। प्रोडक्ट कॉस्ट डिस्काउंट जो है वो भी मैं इसी के अंदर दे देता हूँ और प्रिंट जो डिस्काउंट है वो भी इसी के अंदर मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और कंडीशन अगर ये फॉल्स होगी तो ये जो 2 प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। अब इस इफ की बॉडी के अंदर कितने स्टेटमेंट हैं? अब इस बॉडी के अंदर ये 4 स्टेटमेंट इफ की बॉडी के अंदर है। अगर कंडीशन ट्रू होंगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं। चलो एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे वापस मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, सेव किया और उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट। अब जो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कॉस्ट मैं कितनी दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट दे रहा हूँ 1550। अगेन मैंने यहाँ पे 1550 रुपये प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पे इनपुट की है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले एरर आई है, इस एरर बिल कैलकुलेट ही नहीं हुआ है, यानी बिल की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई नहीं है। अब ये एरर क्यों आई है इस चीज को समझते हैं। तो देखो कंडीशन ट्रू होगा तो ये बिल कैलकुलेट होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो ये बिल कैलकुलेट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ये बिल कैलकुलेट ही नहीं होगा। जब ये बिल कैलकुलेट ही नहीं होगा तो यहाँ पे बिल की वैल्यू क्या आएगी? क्वेश्चन मार्क, है ना, क्योंकि ये बिल कब कैलकुलेट होगा? जब कंडीशन ट्रू होगी। इसलिए यहाँ पे एरर आई है। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट जो है, यहाँ पे अब मैं कॉस्ट जो है 2000 रुपये से ज़्यादा दे रहा हूँ, इसको एक बार क्लोज कर देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे वापस से स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम को और मैं एग्जीक्यूट करने के टाइम पे मैं कॉस्ट 2000 रुपये से ज़्यादा देता हूँ, यानी मैंने 2500 दिया तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन जब मैं यहाँ पे 2000 से कम की वैल्यू देता हूँ तो एरर आ रही है, क्योंकि वो बिल कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा है। तो ये बॉडी डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था। जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है इसको मैं वापस से सही कर देता हूँ। वापस मैं पहले वाले कोड पे आ जाता हूँ जो करेक्ट कोड था। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? सिंपल इफ। डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। अगर कॉस्ट 2000 से ज्यादा होती है तो आपका डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा, अदरवाइज डिस्काउंट 0 रहेगा। इसमें एल्स पार्ट नहीं है। इफ एल्स के अंदर अगर हम बात करें कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर,
इफ वाला पार्ट जो होता है वो मैंडेटरी होता है और एल्स वाला पार्ट जो होता है हमेशा ऑप्शनल होता है। एल्स पार्ट मुझे यहाँ पे नहीं देना, इसलिए मैंने नहीं दिया। जरूरी नहीं होता है कि हर इफ के साथ एल्स लगाया जाए, एल्स हमेशा हमारे लिए ऑप्शनल होता है। आपको जरूरत है तो लगाओ, नहीं जरूरत है तो नहीं लगाओ। अभी हम बात कर रहे थे बॉडी की, तो अब हम वापस अपने थियरी पे चलते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर मैंने इफ एल्स, फॉर लूप और मैंने फंक्शंस को यूज लिया है। यहाँ पे ये जो DEF है ये क्या है, एक फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं। मैं क्या दे रहा हूं यहाँ पे, फंक्शन की डेफिनेशन। ये DEF क्या है, एक फंक्शन है, या फंक्शन की डेफिनेशन दे रहा हूं। ये क्या कर रहा है, बबल सॉर्ट के लिए हमारा एक फंक्शन लिखा है हमने। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना। अब इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे तो इसके लिए हमारे पास एक इंडेंटेशन होगा, यानी ये फंक्शन के अंदर कौन से स्टेटमेंट है, तो जो हमने ये इंडेंटेशन दिए हैं, यानी यहां तक जो है ये फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट है। अब इस फंक्शन के अंदर लूप स्टेटमेंट है और लूप भी हमारे पास नेस्टेड लूप है, यानी एक लूप के अंदर एक और लूप दिए रखा है। तो जो पहले वाला लूप है उसके अंदर कौन से स्टेटमेंट कहलाएंगे, ये सारे स्टेटमेंट जो इसके अंदर लिखे हैं ये हमारे इस लूप के स्टेटमेंट कहलाएंगे। और इसके बाद हमने एक और लूप लिया है, उसके लिए जब मैंने इंडेंटेशन दिया है तो ये जो सारे स्टेटमेंट हैं ये इस लूप के हमारे स्टेटमेंट कहलाएंगे। और उसके बाद हमने एक और इफ लिया है और उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है। तो ये जो लेवल है, हायरार्की जो दिख रही है, यानी फंक्शन के अंदर ये सारे स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर कहलाएंगे, यानी फंक्शन के अंदर ये सारे स्टेटमेंट। इस लूप के स्टेटमेंट कौन से है, इस प्रिंट से लेकर यहां तक। ये जो प्रिंट है ये इस लूप का पार्ट नहीं है, ये लूप से बाहर है पर फंक्शन के अंदर है। फिर इसके बाद अगर इस फॉर की बात करें तो इसके अंदर ये 3 स्टेटमेंट कहलाएंगे, है ना। इफ, ये इफ के अंदर का स्टेटमेंट और ये प्रिंट स्टेटमेंट इस फॉर का कहलाएगा। ये प्रिंट स्टेटमेंट इस फॉर से भी बाहर है और इस फॉर से भी बाहर है। तो आपको अगर कोई स्टेटमेंट किसी कंट्रोल के अंदर लेना है या हम फ्लो स्टेटमेंट डिफाइन करना चाहते हैं तो मुझे उस फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, इंडेंटेशन देना पड़ेगा और उसके बाद वो स्टेटमेंट लिखा जाएगा। तो बॉडी जो पाइथन के अंदर होती है वो इंडेंटेशन ही डिसाइड करती है। मैंने आपको एक चीज और कही थी, C++, जावा, इन तीनों के अंदर मेन फंक्शन होना जरूरी है। हमने ये बात जो है यहां पे देखी थी। यहां पे हमने देखा था कि भाई हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन होना हमारे लिए जरूरी है। बिना मेन फंक्शन के हम C++ या जावा के अंदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। फिर जब मेन फंक्शन बनता है तब आप वहां पे वेरिएबल्स बनाते हो, कंट्रोल्स बनाते हो, स्टेटमेंट लिखते हो। तो जो आपने मेन फंक्शन की बॉडी डिफाइन की है उस बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो मेन फंक्शन का होना जरूरी है। तो हम वॉइड मेन या कोई भी रिटर्न टाइप जो है वो लिख के हम मेन स्टेटमेंट या मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। पाइथन के अंदर जो भी स्टेटमेंट है बाय डिफॉल्ट हमेशा एक मेन होता है। अगर आपको फंक्शन डिफाइन करना है तो आप वो पहले डिफाइन करते हो, यानी जो हम पाइथन का एरिया देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सीधा पाइथन के कोड के ऊपर ले जाऊं तो मैंने यहाँ पे कोई भी मेन फंक्शन यानी MAIN नहीं लिखा है। तो जो भी हम लिख रहे हैं, जो हमारे पास स्टार्टिंग जो इंडेंटेशन है फर्स्ट स्टेप से, वो मेन फंक्शन का ही कहलाता है। अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है तो आप पहले बनाएंगे और उसके बाद हम उसके अंदर कोड करेंगे। जब हम ये चीज फंक्शन पढ़ेंगे तब उसको और डिटेल में समझेंगे। अब अपन थियरी पे आते हैं एक बार। तो जैसे मैंने यहां पे पहले फंक्शन डिफाइन किया और उसके बाद हमने यहां पे कोड किया। ये सारे स्टेटमेंट इस फंक्शन के हैं। जो टॉप लेवल स्टेटमेंट होते हैं या जिसको हम मेन फंक्शन बाय डिफॉल्ट, जो ये मेन ही फंक्शन होता है, इसके अंदर कोई स्पेशली हम फंक्शन डिफाइन नहीं करते हैं। पाइथन के हमारे पास बिना इंडेंटेशन दिए जो भी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं वो मेन फंक्शन के स्टेटमेंट कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन, कंडीशनल, ब्रांचिंग, कुछ भी कह लो, है ना। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। यहां पे हमको क्या देना होता है, सबसे पहले इफ, फिर डिफाइन करनी होती है हमें एक कंडीशन, उसके बाद कॉलन लगाया जाता है। कॉलन लगा के जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपको बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशन मिल जाएगा। अब आप जो स्टेटमेंट लिखना चाहते हो कि भाई कंडीशन ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, वो एक एक करके स्टेटमेंट यहाँ पे देते रहेंगे।
अब आप चाहते हो मैं इफ से बाहर आना चाहता हूं, तो आप इस इंडेंटेशन से बाहर आ जाओगे, एक बैक स्पेस प्रेस करना है, आप आ जाओगे। एल्स, एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब ये कंडीशन फॉल्स हो। क्या हो? कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और ये जो कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया जाता है, एल्स वाला पार्ट छोड़ दिया जाता है। कंडीशन के फॉल्स होने पे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा, एल्स में जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ये हमारा कहलाता है सिंपल इफ एल्स। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ, और न्यू फाइल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ कोड कर रहा हूँ सिंपल इफ एल्स के ऊपर। जैसे हमने एक बात कही थी कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसका पास और फेल चेक करना है तो सबसे पहले मुझे उसके परसेंटेज को चेक करना होगा। परसेंटेज की वैल्यू जो है 36 से अबव है तो वो स्टूडेंट पास कहलाएगा, अदरवाइज वो स्टूडेंट क्या कहलाएगा? फेल कहलाएगा। तो हम इसको भी इंप्लीमेंट इफ एल्स से कर सकते हैं, या फिर इससे बेटर एग्जांपल हम लेते हैं एक नंबर का इवन या ऑड होना। इवन मतलब सम संख्या, और ऑड मतलब होता है विषम संख्या। अब कोई भी संख्या जब सम है का मतलब वो 2 से पूरी तरह से विभाजित है, दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? अब मैं इस कोड को ही इंप्लीमेंट करता हूँ। मैंने एक न्यू फाइल ओपन की, न्यू फाइल ओपन करने के बाद मुझे एक नंबर चाहिए जो यूज़र इनपुट करेगा। जो यूज़र इनपुट करेगा मैं ये बताऊंगा, या ये प्रोग्राम वो बताएगा कि जो नंबर इनपुट किया गया है वो इवन प्रोग्राम है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो सबसे पहले मैं एक नंबर को इनपुट करता हूँ। मैंने लिखा नम। अब नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर इनपुट करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर, फिर इनपुट स्टेटमेंट इनपुट, और मैं यहाँ पे एक मैसेज जो मुझे आउटपुट पे शो करना है, मैं यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा एंटर एनी नंबर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंटर एनी नंबर। जो भी नंबर इनपुट किया जाएगा वो कौन से वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा? NUM नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मुझे क्या चेक करना है कि ये जो है नंबर वो इवन है या ऑड। अब कोई भी नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा डेफिनेटली, इसके अलावा हमारे पास कोई थर्ड ऑप्शन होता ही नहीं है। तो इवन की डेफिनेशन क्या कहती है? इवन की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी नंबर 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी शेषफल नहीं बचना चाहिए 2 से भाग देने के बाद। अब शेषफल नहीं बचना चाहिए, इसका क्या मतलब? कि हमारे पास शेषफल चेक करने के लिए एक ऑपरेटर होना चाहिए, तो वो है हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये बताता है शेषफल। कौन सा ऑपरेटर है? मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये क्या बताता है? शेषफल, या हम कहते हैं उसको रिमाइंडर। शेषफल या रिमाइंडर बताता है। तो मैं किसी उस नंबर के अंदर 2 का भाग लगाऊंगा और शेषफल चेक करूंगा। शेषफल यदि 0 आ जाए तो वो नंबर सम है, यानी इवन नंबर है। तो मैं उस नंबर के अंदर 2 का भाग लगाया हूं, यानी रिमाइंडर चेक कर रहा हूं, और वो 0 के बराबर आ जाए। इज इक्वल टू 0। सिंगल इक्वल टू नहीं लगेगा, डबल इक्वल टू लगेगा। सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, पर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ, असाइन नहीं कर रहा हूँ या स्टोर नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो सिंगल इक्वल टू क्या करता है? स्टोर करता है। कंपेयर करना हो 2 वैल्यू को तो आप डबल इक्वल टू से चेक करोगे। और फिर मैं यहाँ पे कॉलन, नंबर के अंदर मैंने 2 का भाग लिया और उसका शेषफल यदि 0 के बराबर आ जाए, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन दैट नंबर इज इवन नंबर। तो मैं यहां पे प्रिंट करता हूं, प्रिंट नंबर इज इवन। वो नंबर क्या है? इवन है। अब एल्स, या तो नंबर इवन है, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स का मतलब, अब एल्स मुझे क्या प्रिंट करना है? यहां पे भी कॉलन लगेगा। एक बात का आप और ध्यान रखना, एल्स के साथ आप कभी भी कंडीशन नहीं लगाओगे, ठीक है। एल्स के साथ कभी कंडीशन नहीं लगाई जाती है, कंडीशन हमेशा इफ के साथ लगाई जाती है। एल्स तब एग्जीक्यूट किया जाता है जब इफ की कंडीशन क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। तो मैं यहां पे दूंगा प्रिंट नंबर इज ऑड, और प्रोग्राम खत्म। सिंपल सी प्रोग्राम है। इनपुट किया, चेक किया 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है तो नंबर इवन है, अदरवाइज हमारे पास ऑड है। मैं यहां पे इसको सेव करता हूं। सेव करने के लिए हम कुछ भी नंबर नाम दे सकते हैं। मैं इवन ऑड ही दे देता हूं,
मैंने सेव किया और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं अगेन F5 की प्रेस करूंगा। तो मैं F5 की प्रेस करता हूं। यहां से मुझे पूछा गया एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप इनपुट कीजिए। मैंने क्या 55 क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है कंप्लीटली? क्या रिमाइंडर 0 बचेगा? तो आंसर है नहीं, शेषफल 1 बचेगा, क्योंकि अगर मैं इसका 2 से विभाजित करता हूं तो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, शेषफल 1 बच जाएगा। तो ये एक शेषफल बच रहा है, तो नंबर क्या है मेरे पास? ऑड नंबर है। वापस से मैं उस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, F5 की प्रेस करता हूं, ये मुझसे नंबर पूछा जा रहा है और अब मैं नंबर देता हूं 58। क्या ये 2 से पूरी तरह से विभाजित होता है? इस दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, तो आंसर इज यस, बिल्कुल डिवाइड होता है और शेषफल 0 बचेगा। तो ये नंबर क्या हो गया हमारे पास? इवन नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया? इवन। तो यहां पे इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये था हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, या जिसको हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए जाएंगे, कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाले पार्ट एग्जीक्यूट किए जाएंगे। अब ये इफ एल्स स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं? सॉरी, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट की बात करें या कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें, पहला सिंपल इफ एल्स, इसके अंदर एल्स पार्ट होता ही नहीं है। इसके अंदर क्या एल्स पार्ट होता ही नहीं है। कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो पार्ट स्किप हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होने के बाद कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं ये नहीं बताया है, बस आपको स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है या फिर नहीं होना है। यहां पे कंडीशन ट्रू होने पे क्या हो और फॉल्स होने पे क्या हो, इफ एल्स। लैडर इफ एल्स, आपके पास सॉरी बहुत सारी कंडीशंस है। वी हैव मैनी कंडीशन एंड वी हैव टू सेलेक्ट ओनली वन कंडीशन। बहुत सारी कंडीशन है, उसमें से कोई एक कंडीशन सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम लैडर इफ एल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास मल्टीपल चॉइस है, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस, और उसमें से आपको कोई एक चॉइस सेलेक्ट करने को कहा गया है, तो उसके लिए हम लैडर इफ एल्स को यूज करते हैं। इसको हम एलिफ स्टेटमेंट कहते हैं। कौन सा स्टेटमेंट? एलिफ स्टेटमेंट। मैंने आपको क्या कहा था, कंडीशन सिर्फ इफ के साथ लगाई जाती है, एल्स के साथ नहीं। एल्स और उसके बाद इफ, तो उसको शॉर्ट में यहां पे एलिफ स्टेटमेंट लिखा जाता है। कंडीशन तो हमेशा इफ के साथ ही लगाई जाएगी, ये चीज आप दिमाग में रख लेना। कंडीशन कभी भी एल्स के साथ नहीं लगाई जाती है। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स को हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट, या इनको हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट, या हम इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो आज हमने एग्जांपल देखा था सिंपल इफ का और इफ एल्स का। इसी जो चैप्टर है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लैडर इफ एल्स और लूप के ऊपर भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।